ठीक है बच्चों, आज हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल से पहले आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा। टॉपिक के बारे में आपकी धारणा जो है, परसेप्शन जो है, जो भी आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कई बार बच्चे पढ़ चुके होते हैं इस टॉपिक को, तो वो उस पर पहले हम काम करेंगे। काम करने के बाद फिर हम स्क्रीन पे जाएंगे और फिर हम समराइज करेंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज कैसी है। इस टॉपिक की शुरुआत ऐसे की जा सकती है। मेरा एक पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं, सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने आप को जवाब देना, मुझे जवाब मत देना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9th क्लास में क्या सीखी थी? नियर द अर्थ सरफेस। बोलो, नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? तो मेरे हिसाब से अभी तक आप सभी स्टूडेंट जवाब दे चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सही बात है। अच्छा, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली बताई जा चुकी है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकाली जा चुकी है। इस वैल्यू को जो एक्सपेरिमेंटली कई बार वैल्यू निकालने के बाद सेम वैल्यू रिपीट करके आंसर निकाला जाता है, उस वैल्यू को कहा जाता है ट्रू वैल्यू, जिसे हम पहले से जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली बता चुके हैं। अब मैंने क्या किया, मेरी क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट बैठे थे। मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट बैठे थे। पहला बैठा था राम, दूसरा बैठा था श्याम, तीसरा बैठा था कृष्णा और चौथा बैठा था कैलाश। ये चारों के चारों स्टूडेंट को मैंने क्या कहा कि आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने का। राम बाबू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करके लाए, वो लाए 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। श्याम बाबू लेके आए, पता क्या लेके आए? वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजर करके लाए। कृष्णा लेके आए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पर कैलाश लेके आए, ठीक है, वो वैल्यू निकाल कर लाए आपके पास में 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरा आपसे कहना है, ऐसा कौन है इन चारों के अंदर जिसका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है? तो डेफिनेटली आप बोलने वाले हैं कि सर कृष्णा ने जो मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट वही है जो ट्रू वैल्यू है। तो कृष्णा की मेजर्ड वैल्यू, कृष्णा की कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू किसके इक्वल है? ट्रू वैल्यू के इक्वल है। ठीक है। अब श्याम की मेजर्ड वैल्यू देखो, श्याम की मेजर्ड वैल्यू क्या है? बड़ी है किससे? ट्रू वैल्यू से। अब मैं एमवी लिखूंगा मतलब मेजर्ड वैल्यू समझ जाना, टीवी लिखूंगा मतलब ट्रू वैल्यू समझ जाना। तो श्याम की मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है, और कितनी बड़ी है तो वो भी निकाल लेंगे हम। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कितनी बड़ी है? चेक करो, 10 माइनस 9.8। ठीक है, 10 माइनस 9.8। बताओ 9.8 माइनस 10 कितना होगा? सर बोले 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात यहां तक समझी? 9.8 0.2 करके देख लो आप, 10 आता है। राम की मेजर्ड वैल्यू वापस देखिए, बड़ी है किससे? ट्रू वैल्यू से। कितनी है बड़ी भाई? कितना इसका डिफरेंस आ रहा है? मेजर्ड वैल्यू 9.9, 9.8 तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास में। बात करें कृष्णा की मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, 9.8 माइनस 9.8 दैट इज 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। कैलाश की मेजर्ड वैल्यू क्या है? तो 9.79। कृष्णा की ट्रू वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है मेजर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में। तो यहां देखिए ट्रू वैल्यू कितना है? 9.8। बड़ा है किससे? 9.79 से। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दोनों का मॉड निकाल लेते हैं। चलो निकाल के भी देख लेते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यहां पे देखो मेजर्ड वैल्यू क्या। अब यहां पर मैं ऐसा बोलूं, ज्यादा अच्छा अगर मैं से ऐसा लिखूं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू 9.8 है और मेजर्ड वैल्यू 9.9 है, तो आंसर माइनस 0.1 है। वापस आपके पास में जो आंसर है 9.8 माइनस 10 आपके पास में, तो माइनस
0.2 आपके पास आंसर है, ये 0 है, और ये आपके पास में 9.8 माइनस 9.79, आप चेक भी कर सकते हो, 9.80 9.79 1 0.1 पॉजिटिव 0.0 बना रहा है आपके पास में। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? कृष्णा, राम, श्याम और कैलाश की कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि कृष्णा का मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, कृष्णा का मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि कृष्णा ने कोई एरर नहीं की, कृष्णा ने कोई एरर नहीं की। तो एरर मतलब क्या हुआ कि भैया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस 0 हो जाए तो कोई एरर नहीं होती। ट्रू वैल्यू जो सही वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की है, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो कोई एरर नहीं होती। तो हम कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट डन बाय कृष्णा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक बात और देखने को मिल रही है, पॉजिटिव भी आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव भी आंसर आ रहे हैं। तो हम यहां से एक टर्म डिफाइन करते हैं, जिसे कहते हैं एरर। क्या कहते हैं बेटा? एरर। सो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो कि पॉजिटिव भी आ रहा है, जो कि नेगेटिव भी आ रहा है और जो कि 0 भी आ रहा है। तो कोई एरर नहीं मतलब 0। पॉजिटिव एरर मतलब क्या? पॉजिटिव एरर मतलब मेजर्ड वैल्यू कम है, तो देखो मेजर्ड वैल्यू कम है, छोटी वैल्यू आई। और नेगेटिव एरर का मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है। तो एरर मतलब द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मेरे साथ बोलिएगा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कौन सी वैल्यू के बीच का डिफरेंस? ट्रू वैल्यू और कौन सी वैल्यू के बीच का डिफरेंस? मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? हम एरर कहते हैं बच्चों। अब एरर कितने टाइप की होती है? तो 3 तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, 0 होती है। कोई एरर नहीं हो मतलब 0, पॉजिटिव हो मतलब क्या? मेजर्ड वैल्यू बड़ी आ गई, नहीं ट्रू वैल्यू बड़ी है, मेजर्ड वैल्यू छोटी है। नेगेटिव इसका मतलब क्या? नेगेटिव इसका मतलब है ट्रू वैल्यू छोटी है, मेजर्ड वैल्यू बड़ी है। अब देखिए एरर इस केस में 0.1। अब मॉड देखिए सभी का, इसका मॉड देखो 0.1, इसका मॉड देखो 0.2, इसका मॉड देखो 0.01। अच्छा 9.8 और 9.79, अच्छा 9.79 कंपेयर करो, 9.10 कंपेयर करो और 9.9 कंपेयर करो। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 9.8 के क्लोज है? बताओ सभी स्टूडेंट, जवाब दो भाई। सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू 9.8 के कौन है? सर बोले जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे ज्यादा क्लोज है। सबसे कम डिफरेंस जिसका होगा वही तो सबसे क्लोज है। मतलब मैं ऐसा कहूं दूसरे शब्दों में, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 9.8 के सबसे पास है? 9.79 पास है, 10 पास है, 9.9 पास है। 9.9 0.1 दूर है, 9.8 10 की बात करें तो 0.2 पॉइंट दूर है हमारे पास में 9.8। एक मिनट, 10 माइनस 9.8, ठीक है ना? तो 0.2 आपके पास में दूर अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, 9.8 और 9.79, तो 0.01 है। तो सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू? क्लोज वैल्यू। किससे क्लोज वैल्यू? ट्रू वैल्यू की। कौन की वैल्यू है? कैलाश की वैल्यू है। तो हम ये कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ कैलाश अमंग कौन कौन? इसकी तो बात ही मत करो भैया, कृष्णा तो जीत ही गया, उसका तो कोई एरर ही नहीं है, 100% एक्यूरेट है। तो किस में से? राम, श्याम और कैलाश में से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कैलाश की है, क्योंकि इसका जो निकाला हुआ आंसर है वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। तो बेटा हमने यहां पर यह समझ लिया एरर किसे कहते हैं, ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू किसे कहते हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं। अब एक और बात समझते हैं भाई, अगर मान लो राम, श्याम, कृष्णा और कैलाश तीनों एक्सपेरिमेंट, चारों एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सभी का आंसर आता 9.8, श्याम का भी आंसर 9.8 आता, 9.79 आता, इसका आंसर 9.8 आता, इसका आंसर 9.8 आता आपके पास में। समझो ऐसा ध्यान से। तो चारों के चारों एक्सपेरिमेंट में आंसर 9.8 के लगभग या तो बराबर है या बहुत ही कम डिफरेंस में है। देखो ध्यान से, लगभग बराबर है या बहुत ही कम डिफरेंस में। तो हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है
कि नंबर ऑफ टाइम रिपीट करो एक्सपेरिमेंट को तो सेम रिजल्ट मिले, नंबर ऑफ टाइम रिपीट करो तो सेम रिजल्ट मिले, सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लगभग सेम आए, तो हम उसे कहते हैं प्रिसीजन अच्छा है उस इंस्टीट्यूट, उस मेजरमेंट का प्रिसीजन अच्छा है। क्या अच्छा है बेटा? प्रिसीजन अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और थोड़ा बातों को समझते हैं। बोर्ड पे समझने के बाद बच्चों हमने एक्यूरेसी, मेजरमेंट, प्रिसीजन, इनको बोर्ड पे समझा। अब देखिए क्या मतलब है। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, बराबर, जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर मेजर करता है। एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एक्यूरेसी का मतलब, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कृष्णा का एक्सपेरिमेंट जो था सबसे मोस्ट एक्यूरेट था, उसके बाद में कैलाश का एक्सपेरिमेंट सबसे एक्यूरेट ज्यादा था। तो किसका वैल्यू कितना ज्यादा क्लोज होता है एक्चुअल वैल्यू को, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम प्रिसीजन की बात करते हैं कि जब मेजरमेंट प्रिसाइज कब कहलाता है कि जब हम उस मल्टीपल मेजरमेंट लेते हैं और लगभग सभी लोग आइडेंटिकल वैल्यूज दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं प्रिसीजन ज्यादा है एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए कई बार होता है कि एरर पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जीरो आया, तो क्वेश्चन आता है एरर क्यों आया, एरर क्यों आया? तो एक कुछ कार्य रीजन हो सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कुछ खराब हो, पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसके पर्सनल एरर्स हो, और जिस तरह की मेथड से आप इसे यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी गड़बड़ मेथड हो, और कोई तो भी एक्सटर्नल फैक्टर उसे अफेक्ट कर रहे हो। इन्हीं के बेसिस पर एरर दो तरह से बताया जाता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक मतलब जिसका कुछ रीजन समझ में आए, पर्टिकुलर रिपीटेशन हो रहा हो, और रैंडम का मतलब हम बता नहीं सकते। जैसे आप मान लो मेजरमेंट करने बैठे हो, आप रोड पे खड़े हुए हो और सडन बारिश होने लग जाए, आप रोड पे मेजरमेंट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर रोड के इंक्लिनेशन को देख रहे हो, सडन टेम्परेचर में चेंज आ जाए, सडन हवा चलने लग जाए, तो ये सडन आप नहीं बता सकते। तो इसके बेसिस पे दो तरह से एरर को बताया गया, एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर को फर्दर तीन तरह से बताया गया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट मेजर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसके बाद में हम बात करेंगे पर्सनल एरर, ठीक है, और सिस्टमैटिक के बाद हम बात करेंगे रैंडम एरर के बारे में। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर स्क्रीन पे हम इसको समराइज करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एरर को मेनली दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरी कौन सी एरर है? रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या कि भाई एरर ऐसी मेथड से एरर इंट्रोड्यूस होती है जिसमें या तो ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट प्रोसेस फॉल्टी हो, या जो कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का जो किया जाता है वो इम्परफेक्ट हो। और इसी के बेसिस पर सिस्टमैटिक एरर को तीन तरह से बताया गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में पर्सनल एरर। अच्छा, पर्सनल एरर पहले सबसे पहले बताता हूं, पर्सनली समझ में आ जाएगी। भाई मान लो थर्मोमीटर को देखना है आपको, कई लोग होते हैं ना, कई लोग ऐसे थर्मोमीटर को देखते हैं, नाक पे लगा रहता है चश्मा, इस तरह से ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, कई लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कई लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो पर्सनली जब आप ऑब्जर्वेशन ही गलत तरीके से लोगे तो एरर तो आना ही है ना, बराबर है। कई बार क्या होता है कि स्केल आपने ली मार्केट से परचेस की, है ना, मान लो आपने स्केल मार्केट से परचेस की। अब स्केल का जो जीरो होता है, देखना ध्यान से, उसकी शुरुआत होती है यहां से, इस पॉइंट से, पर मान लो स्केल का जीरो यहां से शुरू हो रहा है, तो जीरो यहां से जब शुरू हो रहा है तो हर बार जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, हर बार जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे वो ऑलरेडी शिफ्टेड ऑब्जर्वेशन होंगे, ऑलरेडी शिफ्टेड ऑब्जर्वेशन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन जो है या इंस्ट्रूमेंट का जो रेटिंग है या जो स्टार्टिंग है वो जीरो से नहीं हो रही है, जीरो थोड़ा उससे आगे से शिफ्ट हो गया है। तो हर बार जब आप मेजरमेंट लेने वाले हो, हर बार आपको एरर इसमें आने वाली है, बराबर है। मान लो एमीटर के बारे में हम बात करें, एमीटर के बारे में हम बात करते हैं कि एमीटर का सेंटर पॉइंट आपके पास में अवेलेबल है, वो हमेशा जीरो पे होना चाहिए, पर मान लो वो जीरो पे ना होते हुए 0.5 पे सेट हो जाए, बराबर है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि जीरो पे ना होते हुए 0.5 पर हो, मतलब उस केस में अब करंट तो पास हो ही नहीं रहा है सर्किट से, फिर भी पता है क्या लगेगा, पता है हमें यह लगेगा कि सर्किट से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हर बार जीरो होने के बावजूद, कोई करंट ना होने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है क्या कि उसमें करंट मौजूद है। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इंपरफेक्ट जीरोइंग से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आती है। जीरो इंपरफेक्ट होता है, जीरो सही जगह पर नहीं होता है, इसके कारण से एरर आती है। और इंस्ट्रूमेंट सही हो, मान लो ऐसा भी हो सकता है क्या कि भैया पहले तो इंस्ट्रूमेंट खराब था, बराबर, आदमी सही था, पर्सन सही था, इंस्ट्रूमेंट खराब था। अब दूसरा केस ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एकदम सही हो पर पर्सन की मेथड रॉन्ग हो, पर्सन की मेथड रॉन्ग हो। अब मेथड रॉन्ग कैसे हो सकती है, देखो ध्यान से, मेथड रॉन्ग कैसे हो सकती है।
तो डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली आप सेट ना करो तब ऐसा होता है। आपको थर्मोमीटर प्रॉपर तरह से सेट ना करो तब आप सेटिंग ना हो तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और तीसरा पर्सनल एरर के बारे में बात बता चुका हूं कि पर्सनल फॉल्ट के कारण ऐसा होता है। और रैंडम एरर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जब जहां पर आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, जिन हालातों में आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, कई बार क्या होता है कि सडन प्रेशर बढ़ जाता है, सडन टेम्परेचर बढ़ जाता है, सडन वोल्टेज सप्लाई, पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ जाता है। इस कारण जो एरर आता है उसे हम कहते हैं कौन सा एरर? रैंडम एरर। देखिए बच्चों क्या बोला गया है, द फॉल्टी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड्स टू द एरर्स। Errors are broadly divided into the following categories: systematic error, introduced by the inaccuracy. Inaccuracy या तो ऑब्जर्वेशन में या मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर। सोर्सेस क्या होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर ना हो, समटाइम हमारी मेथड भी गलत हो। और ये एरर कितने तरह की हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पहला इंस्ट्रूमेंटल। जब इंस्ट्रूमेंटल एरर की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि इनकरेक्ट ड्यूरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब होती है तो इस तरह का एरर हमें मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला भी था कि एमीटर अगर मान लो सपोज हाँ इंडिकेटिंग सम इंस्टेड ऑफ द जीरो। चलो एमीटर के बारे में बात की थी मैंने आप लोगों से, एमीटर के बारे में बताया था ना मैंने कि मान लो 0.5 पर हमें लगातार मिल रहा है जबकि होना चाहिए 0 पर, 0 पे ना होते हुए 0.5 पर ही है, तब हमें ऐसा ही लगने वाला है। जब हम डिफेक्टिव सेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कर देते हैं तो इस केसेस में हम लोगों को क्या होता है, जो हमारी टेक्निक है वो गलत हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल की मैं मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। अब ट्यूब के अंदर आपने लिक्विड भर दिया, वर्टिकल नहीं रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, तो जो आप मेजरमेंट कर रहे हो हमारा तरीका गलत है ना, टेक्निक गलत है, इसलिए मेजरमेंट गलत आ रहा है। आगे देखिए कौन सा है। पर्सनल एरर बता चुका हूं मैं, है ना, ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं पर्सनल एरर के बारे में। रैंडम एरर के बारे में भी आप और हम चर्चा कर चुके हैं, रैंडम एरर के बारे में। अब हम क्वेश्चन आता है कि एरर हो गया, एरर समझ लिया। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी एरर होती है, एरर के टाइप समझ गए। अब एरर को दूर कैसे किया जाए, कैसे गलती को दूर करें? तो सिंपल सा तरीका है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, रिपीट करो और रिपीट करने के बाद में एवरेज वैल्यूज निकालो। तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में, उन्हीं तरीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो तरीका ऐसा होता है कि सपोज आप n नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। पहली बार ऑब्जर्वेशन लो A1 आया, दूसरी बार ऑब्जर्वेशन लो A2 आया, तीसरी बार लो A3 आया, चौथी बार लो AN आया, ऐसे n टाइम्स ले लो, उन सबका मीन निकाल लो। अच्छा मीन कैसे निकाला जाता है? पहले वाले को दूसरे के साथ में ऐड किया, तीसरे के साथ में ऐड किया, यहाँ सेकंड आएगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा, ध्यान रखना है, दिस विल बी 2। थर्ड के साथ में ऐड किया, n के साथ में ऐड किया, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाती है? हमें मिल जाती है मीन वैल्यू, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालने के बाद में हम इंडिविजुअल वैल्यू से उसे माइनस करना शुरू करते हैं। मतलब सर क्या, ये मान लो मीन वैल्यू निकाल ली, इसे हम A1 से माइनस करेंगे। देखो कैसे, हमने मीन में से A1 को माइनस किया, फिर हम क्या करेंगे, वापस इस मीन वैल्यू के अंदर से हम A2 को माइनस करेंगे, फिर से मीन वैल्यू के अंदर से फिर से हम मीन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर हम A3 को माइनस करेंगे, फिर से हम मीन वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम A4 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम माइनस करते हुए आगे बढ़ते हो जाएंगे। देखिए क्या हुआ, मीन में से A1 को माइनस किया, मीन में से A2 को माइनस किया, मीन में से A3 को माइनस किया, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ये मीन वैल्यू तो समझ में आ गई, इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब सर पहले तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले किया मीन वैल्यू निकाली, मीन वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकाला। ये जो डिफरेंस आया पहला वाला डिफरेंस, देखो क्या, मीन में से A1 को माइनस किया, इसे डेल्टा A1 कहा, मीन में से A2 को माइनस किया, इसे डेल्टा A2 कहा, मीन में से AN को माइनस किया, इसे डेल्टा AN कहा, बराबर है। और इन सबका डेल्टा A1 का, डेल्टा A2 का, डेल्टा AN का, सबका मीन निकाल लो फिर से, तो उसे कहा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा ये देखिए, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3, ये बेसिकली डेल्टा A2 है बेटा, ये सब कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब भी एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, एरर जो भी मीन वैल्यू निकाली प्लस माइनस डेल्टा मीन, प्लस माइनस डेल्टा मीन। अच्छा एक एरर और डिफाइन की जाती है जिसे कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब जो भी मीन वैल्यू आपने निकाली है, जैसे कि देखिए आपने यहां पर मीन वैल्यू निकाली, दिस इज मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को आप जब डिवाइड करते हैं किससे, आप मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आप डिवाइड करते हैं मीन वैल्यू से, वापस देखो बेटा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर, वापस सुनना, द रेशियो ऑफ
मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर में आप क्या करो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाता है। देखो मैं ये बात आपके सामने बोर्ड पे चल रहा हूं, बोर्ड में न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। चलिए वो कैसे, ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1.5, द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स द वैल्यू 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर, 5.40 मीटर, 5.35 मीटर, डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of the radius mean absolute error, relative error and percentage error। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपने मेजर की है, पहला रेडियस मेजर किया 5.63 मीटर, दूसरा 5.54, तीसरा 5.44, और इस तरह से 5 मेजरमेंट लिए। आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, आपको रिलेटिव एरर निकालना है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो मैंने आपसे कहा भी था स्क्रीन पे, पता क्या कहा था कि आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आएगा कंपैरेटिवली थ्योरी समझाने से। तो देखिए यहां पर R1, R2, R3, R4, R5, जब भी कहा जाए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताओ, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को देखो हमने टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोला जाए तो इस वैल्यू को ऐसे बताया था, A1, A2, A3, A4 और A5। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इससे बताया जाएगा AM, दैट इज मीन वैल्यू, कुल मिलाकर बोला जाए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5 से लिखा जाएगा। तो AM क्या लिखा जाएगा, चेक करें, यहां पर AM लिखा जाएगा 5.63, 5.63। फिर हम बात करेंगे 5.63 के बाद 5.54, 5.44, 5.44 प्लस 5.40, और बाद में हम डिस्कशन कर रहे हैं 5.35। तो आप चलिए देखते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, आपने और हमने यहां पर पहले क्वेश्चन समझा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मीन वैल्यू को निकाल लिया, मीन वैल्यू को निकालने के बाद इंडिविजुअल वैल्यू से सब्सट्रैक्ट किया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, इंडिविजुअल वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड किया तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई। रिलेटिव एरर के लिए हमने मीन एरर को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से डिवाइड किया तो 0.017 मिला, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 1.17% मिला। मैं देखिए अब ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने पहले डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर मैं बोर्ड पे चल के इसका सोल्यूशन दूंगा। आपके पास में क्या बोला गया है कि इन अ वर्कशॉप वर्कर मेजर द लेंथ ऑफ ए स्टील प्लेट विद द वर्नियर कैलिपर्स हैविंग द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रखी है। फॉर सच मेजरमेंट ऑफ द लेंथ yielded the following values: 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है मीन लेंथ, उसके बाद हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, और हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन तीनों के केसेस में। तो ये भी मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं ओम्स वाला भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने बताऊंगा। इन ओम्स एक्सपेरिमेंट्स द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर फाउंड टू बी 6.12 ओम, 6.09 ओम, 6.22 ओम, 6.15 ओम। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन दीज मेजरमेंट्स। तो इन सब मेजर में हमें क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, उसके बाद परसेंटेज एरर। बेसिकली यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के प्लेस पे मीन एब्सोल्यूट एरर की हम बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे समझते हैं इन बातों को। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 डेटा गिवन है आपको, A1, A2, A3, A4, 4 डेटा गिवन है, 5 नहीं। लीस्ट काउंट दे रखा 0.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिससे कि मीन वैल्यू कहते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 5, 3.11, 3.13, 3.14, 3.14, 12.52 डिवाइड बाय 4 करते हैं 3.13 सेंटीमीटर आता है। फिर हमें निकालना ही है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमें निकालना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए टू द मीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। परसेंटेज एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करेंगे, गिवन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, गिवन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू, गिवन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू। वो सॉल्व करने पे 0.02, 0.01, 0.01 आता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्यों 0.02, 0.01, 0.01, तो 0.04 आता है, 0.04 डिवाइड बाय 4 आता है 0.01 सेंटीमीटर। नाउ 0.01 डिवाइड बाय 3.13, जब आप इसे सॉल्व करते हैं और पूरा सॉल्व वर्कआउट करते हैं तो आंसर आता है 0.32%। तो ये इस तरह से इस आंसर को निकाला जा सकता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला रेजिस्टेंस 6.12 ओम, दूसरा 6.09 ओम, तीसरा 6.22 ओम, चौथा 6.15 ओम। आपको
मीन वैल्यू निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। तो पहला सबसे पहला क्वेश्चन है मीन वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं a1 + a2 + a3 + a4 डिवाइड बाय 4। जब आप सॉल्व करते हैं 6.12, 6.09, 6.22, 6.13 डिवाइड बाय 4, 24.58 डिवाइड बाय 4, 6.145 सेंटीमीटर आता है। पहला ये काम हो चुका है, अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर से पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है। और एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करना। मीन वैल्यू हो रहा है, इंडिविजुअल वैल्यू ये रहा आपके पास, मीन वैल्यू हो रहा है, इंडिविजुअल वैल्यू हो रहा है, मीन इंडिविजुअल 6.145 माइनस दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ऐसा माइनस करने पर ये आपको मिलता है। अब आप क्या करेंगे, इन सबका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में 0.025, 0.55, 0.075, 0.005 डिवाइड बाय 4, तो आपको मिलता है 0.160 डिवाइड बाय 4, 0.04 आता है। अच्छा, रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है? तो रिलेटिव एरर का तरीका होता है, जो भी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मॉड डिवाइड बाय एम का मॉड। तो यहां देख सकते हैं 0.04 डिवाइड बाय 6.145 आता है, जैसे लिखते हैं आप 0.0065 ओम। अच्छा, परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है? तो हम हमेशा कहते हैं कि मीन रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिलने वाला है, एंड दैट इज 0.65%, 0.65%। देखिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल देख चुके हैं। अब एरर क्या होता है, कई बार हमें फिजिक्स के अंदर एडिशन करने की जरूरत होती है, सब्सट्रैक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होती है और डिवीजन की जरूरत होती है। कई बार इंडेक्स के फॉर्म में भी हमें एक्सप्रेस करना होता है। तो इन चारों केसेस में, पांचों केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नाम मतलब एरर प्रोपोगेट होता है। अभी तक क्या था, इंडिविजुअल वैल्यूज थी, ऐड कर लिया। अब हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है और इंडेक्सिंग देखनी है। तो मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि अब हम इन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला आता है कि हम कभी भी रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मान लो मैंने मेजरमेंट लिया A और मेजरमेंट लिया B, प्लस माइनस डेल्टा A किया और प्लस माइनस डेल्टा B किया। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हो गया आपका मीन वैल्यू और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो गया मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको रिजल्ट निकालना है, ऐड करना है इन दोनों को। आपको रिजल्ट निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, साथ साथ में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे कहा जा रहा है z इक्वल टू, उसे ऐसा एक्सप्रेस किया जा रहा है, डेल प्लस माइनस डेल्टा z। तो z क्या हो गया, मीन वैल्यू ऑफ रिजल्ट, एंड डेल्टा z क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिजल्ट। तो देखिए हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट एडिशन करना चाहते हैं, z इक्वल टू a प्लस b करना चाहते हैं। तो z की वैल्यू को लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। एडिशन के लिए a प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। आप z क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा z। अब नोटिस करना बेटा, आप इसे लिख पाएंगे a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप इस इक्वेशन से ही गौर करो, z इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं आप। तो a प्लस बी लिखा आपने, प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस बी, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस बी यहां से कैंसिल हो गया, तो आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा z निकल कर आता है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बेटा यहां पर चार पॉसिबल वैल्यू बनती है, पता क्या क्या बनती है, डेल्टा z इक्वल टू, सब पॉजिटिव साइन ले लो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरा ले लो, सब नेगेटिव साइन ले लो, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तीसरा ले लीजिए कि डेल्टा z की वैल्यू एक नेगेटिव ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए, और एक और ले लीजिए कि एक पॉजिटिव ले लीजिए और एक आपके पास में नेगेटिव ले लीजिए। तो आप बताइए मुझे सबसे ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड किस केस में आएगा? बोले सबसे ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा सर जब दोनों या तो पॉजिटिव हो ऐड कर दिए जाए, या दोनों नेगेटिव है तब ऐड कर दिए जाए। आपको देखो ना, मान लो ये 2 और ये 3 है, तो 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3। तो आप खुद बताइए प्लस 2 प्लस 3 कितना आया? तो बोले सर 5 आया। और अब बताइए 2 माइनस 3 कितना आया? तो सर बोले माइनस 5 आया। अब ये कितना देखिए, प्लस 1 आया, और ये देखिए कितना आया, माइनस 1 आया। तो सबसे बड़ा क्या आया? दोनों सबका मॉड ले लीजिए, मॉड।
तो मॉड लेने पर ये 5 5 1 1, तब जाके हम कह पाएंगे क्या कि यहां पर डेल्टा z को ऐसा लेना ही फायदेमंद होगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, डेल्टा a। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, कि आप या तो दोनों ले लीजिए एडिशन वाले, या दोनों ले लीजिए सब्सट्रैक्शन वाले और उनका मॉडल ले लीजिए। तो एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी गिवन एज डेल्टा z, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, फॉर एडिशन पर्पस यहां पर आप ले सकते हैं। देखिए यहां पर डेल्टा z इक्वल टू मॉड डेल्टा a प्लस मॉड डेल्टा b। तो बात ऐसी बच्चों, अगर आपने यहां सब्सट्रैक्शन किया होता था तब उस स्थिति में क्या होता था, तब भी उस स्थिति में कुछ नहीं, सोल्यूशन ऐसे निकाला जाता था। कैसे, तो a माइनस बी यहां होता था या माइनस होता था, और यहाँ चेंजेस थोड़े से इस तरह से आते थे कि यहाँ a माइनस बी होता था, और यहाँ माइनस प्लस कैसा हो जाता था, प्लस का माइनस हो जाता था, माइनस का प्लस हो जाता था। तब क्या चेंजेस आते थे, तब भी कुछ नहीं करना पड़ता था। या तो आप z प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस बी को z लिख दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब z कैंसिल कर दीजिए। उस स्थिति में भी क्या होने वाला है, उस स्थिति में भी चेक कीजिए क्या होने वाला है। डेल्टा z सबसे बड़ी वैल्यू किसमें मिलेगी, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। अब कब मिलेगी वैल्यू पे, एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव। अब बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, एक का नेगेटिव दूसरे का भी नेगेटिव, और एक और वैल्यू देखो चेक करो, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव। तो अभी भी आप चेक कर पा रहे हैं ये वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय मैक्सिमम एरर कंसीडर किया जाता है। कौन सा एरर कंसीडर किया जाता है, मैक्सिमम एरर, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी प्रोसीजर में हम मैक्सिमम एरर बता दें कि भाई मैक्सिमम एरर क्या होती है। ठीक है, अब हम एरर एडिशन देखने के बाद, अब हम सब्सट्रैक्शन देखने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एरर कैसे बताया जाएगा, तो भाई मल्टीप्लिकेशन का एरर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एडिशन सब्सट्रैक्शन हट चुका है। नाउ टॉपिक विल बी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक हम पहले बात करेंगे। ठीक है, डिवीजन एक्चुअलिटी में आपके किताबों में दिया नहीं गया, इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट सजेशन दे दूंगा कि आप डायरेक्ट उससे लर्न कर लें। ऑल्दो वी कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। मल्टीप्लिकेशन में z इक्वल टू हम बात करते हैं a इंटू बी के बारे में। तो z a कितना है आपके पास में, a प्लस माइनस डेल्टा है, b के प्लेस पे आता है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z a प्लस माइनस डेल्टा है, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, चेक करें ध्यान से, a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब a इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में z लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a इंटू बी जो यहां पे लिखा हुआ है, a इंटू बी, उसे मैंने z से रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, a z से z कैंसिल हो गया। अच्छा, हमें ये पता है डेल्टा a छोटी वैल्यू होती है, डेल्टा b भी छोटी वैल्यू होती है, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b का प्रोडक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, और वेरी स्मॉल वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इग्नोर कर दिया हमने टर्म। तो हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास बचता है प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। अब मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा z डिवाइड बाय z प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइड बाय z प्लस माइनस b डेल्टा a डिवाइड बाय z। तो हमने लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, z को लिखा ए बी, प्लस माइनस b डेल्टा a, z को वापस से क्या लिखा, ए बी, इस तरह से लिखा ए बी। a से a कैंसिल कर दिया, b से b कैंसिल कर दिया, तो डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। तो वापस से यहां पर मैक्सिमम एरर की बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। ये मैक्सिमम एरर निकाली जा सकती है। द सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर
सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन के लिए भी आप करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा, इस पे भी हम देख लेते हैं। इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होगा, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स का मतलब होगा, जैसे मान लो z इक्वल टू आपके पास ए क्यूब दे रखा है। सपोज आपको z इक्वल टू क्या दे रखा है, ए क्यूब दे रखा है। z इक्वल टू दे रखा है आपको ए क्यूब। सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, वापस से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, तीनों की पावर आपने लिखा 1। जैसे कि अगर आपने लिखा था z इक्वल टू ए इंटू बी, तो आपको डेल्टा z अपॉन z लिखना था डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ऐसा लिखना था, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिख सकते हैं आप डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b, मतलब ये भी यही मान लेते हैं, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। जैसे यहां पर दो थे, एक a था और b था, तो हमने क्या किया था, हमने किया डेल्टा a अपॉन a, फिर हमने क्या किया था डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से किया था। तो डेल्टा z अपॉन z आपके पास निकल कर आ गया 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। इससे ये बात समझ में आती है कि जो भी पावर होती है वो इंडेक्सिंग में आगे आ जाती है, जो भी पावर होती है वो इंडेक्सिंग में आगे आ जाती है। z इक्वल टू ए की पावर n कर दिया तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा z अपॉन z एन डेल्टा a अपॉन एन डेल्टा a अपॉन, ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब देखो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक और बात बताई गई है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे वो कॉपी भी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्कस भी कर देता हूँ। वो बात ऐसी है कि अगर मान लो इंडेक्सिंग के केस में आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, इंडेक्सिंग के केस में एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, देखो कैसा दिया हुआ है, z इक्वल टू कैपिटल Z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो z मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी और इंडेक्सिंग भी है, a की पावर p इंटू b की पावर q, c की पावर r, डेल्टा z अपॉन z, जो भी पावर होती है डेल्टा a अपॉन a लिखा जा सकता है, जो भी पावर होती है आगे ले आओ डेल्टा b अपॉन b लिखा जा सकता है, और जो भी पावर है डिवीजन में वो भी आगे ले आओ डेल्टा c अपॉन c लिखा जा सकता है। वी कैन राइट डेल्टा c अपॉन c, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों यहां पर अब हम एरर के कॉम्बिनेशन को समझ चुके हैं, फिर भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड प्रॉपर तभी होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखें, सारे जितने भी क्वेश्चन से, और उनसे हम सीखें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन एज x इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1/3, d की पावर 1/2, if the percentage error in the measurement of ABCD are 2%, 3%, 3%, 4%, then calculate percentage error in the x में कितना परसेंटेज एरर हमको बताना है। तो चले बोर्ड पर समझे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन x इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1/3 और d की पावर 1/2। आपको इसमें क्या बताना है, टोटल फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर आएगा बताना है। तो सीधी बात है, जो पावर गिवन होती है हम उसे क्या करते हैं, हमेशा आगे ले आते हैं। a की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स डेल्टा a बाय a, b की पावर 3 है तो 3 डेल्टा b अपॉन 3, c आपके पास में 1/3 डेल्टा c अपॉन c, और d आपके पास है 1/2 डेल्टा d अपॉन d। चलिए अब परसेंटेज एरर निकालना होता तो क्या करते हैं, हमेशा परसेंटेज एरर निकालना होता तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो कितना आएगा, 4 डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, इसे लिखा जा सकता है 3 डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसकी वैल्यू परसेंटेज एरर ऑफ a, परसेंटेज एरर ऑफ b, परसेंटेज एरर ऑफ c, परसेंटेज एरर ऑफ d। तो कैसे लिखा जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय a की परसेंटेज एरर 2% आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय b का परसेंटेज एरर आपके पास में 3% आ गया, c 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3% आ गया, d 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4% आपके पास निकल कर आ गया। तो ये आ गया 8% प्लस 9% प्लस 1% प्लस 2%, 20% टोटल आपका रिजल्ट निकल कर आता है। दिस विल बी द 20% रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मास एंड डेंसिटी of cube are recorded as m equal to 5 plus minus 0.015 and momentum ये basically density है, 5 plus minus आएगा यहाँ पर 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो देखिए हम जानते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। मास की पावर 1, डेंसिटी की पावर 1, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा डेल्टा m की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन आता है डेल्टा m की वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो डेल्टा m। देखो यहाँ प्लस माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस के बाद 0.015 लिखा है, ये डेल्टा है। वापस देखो यहाँ पर डेल्टा रो क्या है, रो डेल्टा रो, तो प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो डेल्टा रो होता है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस के बाद 0.2 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर बीच में साइन पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ये दिस इज द पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको 7% निकल कर आने वाला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ L इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड कैपिटल T इज 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो देखो बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन हमने पूरा पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस में। आप में से किसी बच्चे को पता ना हो कि कैसे निकाला गया तो बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G आता है। अब हमें g में निकालना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन g, g आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t की पावर 2, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर ऐसा निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम परसेंटेज एरर g में निकालना चाहते हैं, 4 पाई कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। L की पावर आप देखो 1 है, t की पावर आप देखो 2 है और g की पावर आप देखो 1 है। L की पावर 1 है, t की पावर 2 है और g की पावर कितनी है, 1 है। तो L को आप लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L। अच्छा t की पावर 2 है आपके पास में, तो जो भी पावर होती है वो इंडेक्स बन जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, डेल्टा t अपॉन t मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा डेल्टा L कहां पर गिवन है, डेल्टा t कहां पर गिवन है, तो डेल्टा L देखो कहां पर गिवन है, डेल्टा L है 0.1, डेल्टा t है 0.01। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 0.1 डिवाइड बाय 100, 2 0.01 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना निकल कर आता है, 1.1% निकल कर आंसर आता है। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया विल बी गिवन एज। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे बताता हूं कैसे निकाला जाएगा, और साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg, then the what is the total mass of the two and the error in it। total mass मतलब नेट निकालना है, नेट। हालांकि ये तो ओरल डिस्कस किया जा सकता है नेट निकालने के लिए। 15.7 प्लस 27.3 कितना आ जाएगा, तो 15.7 प्लस 27.3 43 आ जाता है। और एरर में कुछ नहीं करना होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में डायरेक्ट ऐड करना होता है। तो 0.2 प्लस 0.3 तो 0.05 आ जाता है, 0.5 आ जाता है। अब यहां पर भी एरिया जो आता है लेंथ क्यूब का, जो साइड स्क्वायर का जो एरिया आता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। चलो मैं इसको बोर्ड पर डिस्कस कर ही लूंगा, है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे बोर्ड पर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकंड, 5.2 प्लस माइनस 0.15, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर। स्पीड क्या होगा हमको निकालना है। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे थर्ड के बारे में। चलिए बोर्ड पर, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L और लेंथ ब्रेड्थ भी है, तो एरिया कितना दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ में 1% चेंज, नहीं परसेंट चेंज नहीं बोल रहे हैं, परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों में 1% बोल रखा है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज एरर निकल जाती है। ये आ जाता है डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 100। ये 1% दे रखा है, ये 1% दे रखा है, तो 1 कितना परसेंट आ जाता है आपके पास में, 2% आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन में टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड निकालना है और स्पीड का एरर निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस 5.2 है, टाइम 100 है, तो 5.2 डिवाइड बाय 100 कितना आता है, 5.2 डिवाइड बाय 100 0.052 आपके पास निकल कर आता है। अब एरर निकालना है तो वापस से वही वाली बात, v इक्वल टू एस अपॉन टी, डिवीजन है, तो डेल्टा v अपॉन v प्लस माइनस डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t। अच्छा डेल्टा s और डेल्टा t क्या होता है, तो प्लस माइनस के बाद जो होता है वो होता है, तो ये है t प्लस माइनस डेल्टा t, तो प्लस माइनस के बाद 1, देखो पहले डेल्टा s अपॉन s प्लस 0.1 डिवाइड बाय 5.2 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 52, 1 डिवाइड बाय 100, 19,650, 16 सॉल्व करते हैं आप लोग टोटल मिलाकर, तो आपको जो भी आंसर मिलता है 0.029
मीटर पर सेकंड मिलता है आपको। तो ये आ गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। मैं आप लोगों के सामने एक बार टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था स्क्रीन पर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, हल्का सा बताने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। बाकी तो आपको वैल्यू पता ही है किस तरह से उसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था आपको कि आपको लेंथ दे रखा था L, दैट वाज 100 प्लस माइनस 0.1। आपको टाइम दे रखा था, दैट वाज टाइम इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.01 दे रखा था। अब आपको निकालना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा। तो आप और हम जानते हैं T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आ गया L बाई जी। तो जी आ गया आपके पास में कितना, 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, L की पावर 1, 4 और पाई तो कांस्टेंट है। सो बेसिकली जी इज नथिंग बट L अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। सो L अपॉन टी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस जो भी पावर होती है वो इंडेक्स में आगे आ जाती है, 2 डेल्टा टी अपॉन टी। अब मल्टीप्लाई बाय 100 की बात करें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 की बात करें तो यहाँ आ गया डेल्टा L, L के बाद जो भी होता है प्लस माइनस में 0.1 डिवाइड बाय L मतलब 100 आ गया, डेल्टा T मतलब 0.01 डिवाइड बाय टाइम कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास निकल कर आ चुका है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 और 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1.1% एरर निकल कर आता है। कितना आंसर आता है बेटा आपके पास में, 1.1% एरर निकल कर आता है, देख भी सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर L इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, R is this one and mass is this one, calculate the percentage error in the determination of density। डेंसिटी के में इसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा हमको बताना है। उसके बाद फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग द मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं और थर्ड का और ये वाला फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। चले हम बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन देखिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो जो भी प्लस माइनस के बाद होता है वो डेल्टा m होता है, प्लस माइनस के बाद होता है डेल्टा v होता है। 2 से कोई मतलब नहीं होगा, है ना, तो k इक्वल टू mv स्क्वायर है, तो मैं आपके सामने बता भी देता हूं, k इक्वल टू, शुरू से करना होगी, k इक्वल टू आपके पास में mv स्क्वायर, m की पावर 1 v की पावर 2, सो k इक्वल टू mv स्क्वायर, तो m की पावर 1 तो आप इसे लिखते हैं डेल्टा k अपॉन k, डेल्टा m अपॉन m ट्वाइस डेल्टा v अपॉन v, ठीक है, जो भी पावर होती है आगे आ जाती है, तो मैंने वही लिखा डेल्टा m अपॉन n ट्वाइस डेल्टा v। डेल्टा m कितना है 0.3 डिवाइड बाय कितना है 60, 2.1 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर 1.3% निकल कर आता है, टोटल आंसर विल बी 1.3%। देखिए टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि सिलेंडर गिवन है, लेंथ L है, रेडियस R है और मास गिवन है, आपको डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा निकालना है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एल, और पाई से कोई मतलब नहीं है हमें, m की पावर 1 r की पावर 2 l की पावर 1। तो मैं बता चुका हूं कि जो भी पावर होती है वो मल्टीपल बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है, पावर मल्टी कोफिशिएंट बन जाती है, पावर कोफिशिएंट बन जाती है। तो देखो डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा m अपॉन m, 2 डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा l अपॉन l, डेल्टा m डेल्टा r डेल्टा l की जरूरत है। तो प्लस माइनस के बाद जो होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं, प्लस माइनस के बाद जो है ये डेल्टा r है, प्लस माइनस के बाद जो है डेल्टा m है, और प्लस माइनस के बाद जो है डेल्टा l है। सो डेल्टा m अपॉन m, तो डेल्टा m कितना है 0.01, m 6.25, डेल्टा r 0.001, r 0.0250, डेल्टा l 0.001 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 8.185% निकल कर आएगा। बच्चों ये लेक्चर भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में मैंने पूरा एरर के बारे में आपसे चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाले जाते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।